अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम चैप्टर नंबर 5 न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर स्टडी करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। 5.2 आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हमें कुछ लॉज का सहारा लेना पड़ेगा कि आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले तो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द कंडीशन जो है हमारे पास STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें है टेम्परेचर, प्रेशर, और जो हमारे पास गैस की अमाउंट है इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो इसमें सबसे पहले हमें जो स्टडी करना पड़ेगा नंबर 1, वो हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस के वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। कब? जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट। अब इसमें हम लिखते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड आ जाता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम डायरेक्ट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल बोथ आर कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर आ जाती है 2। हमारे पास नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। तीसरा पॉइंट है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ जो है ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी कर चुके हैं। जो ये है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल, इक्वल नंबर ऑफ मोल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं एवोगैड्रो लॉ की, जो कि ये है वॉल्यूम ऑफ द गैस जो इक्वल वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, और टेम्परेचर और प्रेशर बोथ क्या है, कांस्टेंट। अब इक्वेशन नंबर 1, उसके अलावा 2, 3, 1, 2, 3 इक्वेशन से अगर हम देखें तो इसके वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ है, प्रेशर के साथ इनवर्स है, और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, और नंबर ऑफ मोल के साथ भी डायरेक्ट है। अगर मैं इसमें प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल टू RNT, और नीचे क्या आ जाता है, P को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये VP इज इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास जिसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल
नंबर ऑफ मोल एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, एंड जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट। यहां पे हमारे पास ये जो आर था प्रोपोर्शनल के बाद आया, आर हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। क्या है, जनरल गैस, क्योंकि हमारे पास ये आइडियल गैस है इक्वेशन, तो जनरल गैस भी कह सकते हैं या आइडियल गैस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे ना हमारे पास दो चीजें हैं। पहली चीज तो हमारे पास ये है कि ये लॉ तो प्रूव हो गया, हमें ये साबित भी करना कि क्या ये जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें से सारे लॉ एप्लीकेबल है। यस, अगर मैं इस पी वी को इज इक्वल टू कर दूं इस पूरी इक्वेशन को एन आर टी को के, तो ये बेसिकली बॉयज लॉ है। वो कैसे, वो ऐसे कि ये पी इस साइड पे आ जाएगा, पी वी प्रोपोर्शनल टू के हो जाएगा इज इक्वल टू के, जो कि बॉयज लॉ है। और अगर मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में पी को उधर ले जाऊं एन आर टी, और ये यहां पे हमारे पास पी नीचे है, इसमें से मैं इस चीज को अगर कांस्टेंट कर दूं तो v प्रोपोर्शनल टू 1/t, जो कि चार्ल्स लॉ है। इसी तरह अगर मैं इसी इक्वेशन में जो कि v इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी है, इसमें अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो v इज इक्वल टू एन, जो कि एवोगैड्रोस लॉ। तीनों लॉ इसके अंदर एप्लीकेबल है। लिहाजा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टू गैसेस हों, गैस नंबर 1 गैस नंबर 2, तो V1 P1 इज इक्वल टू, आगे हमारे पास इसको हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, VP इज इक्वल टू nRT, R इज इक्वल टू VP ओवर NT। अब यहां पे अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल गैस का सेम हो तो इसको हम 1 कर देंगे। 1 गैस के लिए V1 P1 T1, गैस नंबर 2 के लिए V2 P2 और T2 इज इक्वल टू R। n जब 1 हो 1 मोल के लिए गैस जिसका वॉल्यूम 22.414 हो, तो इस दोनों की मदद से हमारे पास एक फार्मूला बनता है V1 P1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 P2 ओवर T2। ये हमारे पास एक और आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है जिससे हम दो गैसेस के लिए न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते हैं। अब हम करते हैं कैलकुलेट द मोलर मास। उसके लिए हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो यहां पे मैस ओवर मोलर मैस, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर मुझे मोलर मैस फाइंड करना है तो पी वी स्मॉल एम इस साइड पे और आर टी, इस तरीके से मैं मोलर मैस भी फाइंड कर सकता हूं। हम इससे डेंसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी जो है हमारे पास D इज इक्वल टू, डी हमारे पास इज इक्वल टू डेंसिटी जो आएगा वह है m ओवर v। उसके लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, पी वी इज इक्वल टू आर टी। मैं P इस साइड पे रह देता हूं, कैपिटल M इज हियर, V उस साइड पे, M ओवर V आर टी। दिस इज डेंसिटी। डेंसिटी को इधर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, PM ओवर आर टी। हमने आइडियल गैस इक्वेशन से मोलर मैस भी फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, मैस भी फाइंड कर सकते हैं। जो डेंसिटी होती है गैस की वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट आर और टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
यहाँ मालिकुलर मास भी उतना ही ज्यादा होगा जितना प्रेशर होगा, जितना वॉल्यूम होगा, जबकि टेम्परेचर का क्या होगा, इनवर्स होगा। ये एमडी कैट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। इसके साथ ही हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर। जो आर है ना, इसका हम जब यूनिट फाइंड करते हैं तो इसको हम इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास हम इस साइड पे लिखते हैं जनरल गैस इक्वेशन PV/NRT। तो R इज इक्वल टू PV/NT। प्रेशर हम जो रखते हैं 1 atm मल्टीप्लाई वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल 1 मोल, टेम्परेचर जो होता है 273.16 केल्विन। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.0821। साथ क्या है एटीएम, साथ क्या है डेसीमीटर क्यूब, पर मोल और पर केल्विन। दिस इज आर यूनिट या आर की वैल्यू जो कि हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले कि लिक्विड कैन डिफ्यूज लाइक गैसेस, बट इनकी डिफ्यूजन जो है वो गैसेस से कम होती है। गैसेस के मुकाबले में अगर एक लिक्विड का गिलास, पानी का गिलास फेंक दिया जाए, वो इतनी जल्दी डिफ्यूज पूरे रूम में नहीं फैलता जितनी जल्दी से एक गैस या परफ्यूम वगैरह फैल जाते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं एज कंपेयर गैसेस, लेकिन सॉलिड में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है। कांस्टेंट रैंडम मोशन होते हैं। ये रैंडम मोशन हमारे पास इस तरीके से है कि मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं, लेकिन उसमें अगर मोशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है डिफ्यूजन। आप ऐसा क्या करते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल कैन बी डिफ्यूज। यहाँ पे अगर हम क्या ले लेते हैं वाटर, उस वाटर के अंदर आप एक लिक्विड फॉर्म में इंक को डाल देते हैं। दोनों लिक्विड है, जब आप इसको डालेंगे, एक गिलास घर में पानी का ले लें, उसमें इंक डाल दें जो आप पेन में या पेंसिल में यूज करते हैं, तो वो उसके अंदर मुकम्मल तौर पे फैल जाएगी, जिससे पता चलता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल कैन बी डिफ्यूज। ये एक्सपेंड कर सकते हैं विद टेम्परेचर। आप घर में जब चाय वगैरह बनाते हैं, टी वगैरह, तो उसको जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करते हैं, फैल जाते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ये कहती है कि इनके अंदर कांस्टेंट मोशन होती है, और ये मोशन जो है वो रैंडम बेतरतीबी मोशन भी होती है, और ये इसमें एनर्जी होती है मोशन की वजह से, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है टेम्परेचर से ये है कि अगर हम जो टेम्परेचर है वो क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो डिक्रीज करने से क्या होता है, ये सॉलिड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आइस बन जाते हैं 0 डिग्री पे। कौन? वाटर को हम बर्फ बना लेते हैं, सॉलिड बना लेते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीज करने से क्या होता है कि ये हमारे पास वेपर्स बन जाते हैं। तो ये दो चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है जो लिक्विड है हमारे पास, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में, और सॉलिड से किसमें, वेपर्स में भी। बाकी ये है कि इसमें वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम इन कंटेनर हो सकता है। ये कंटेनर में 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की, तो वो वॉल्यूम कंटेनर के अंदर या किसी सिलेंडर के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिक्विड की प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी।